हेलो गाइस, हम आज का द इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करने वाले हैं। इसमें यूपीएससी से रेलेवेंट सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर द टाइम लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ है, सेंटर्स डेली अलार्म टेस्ट कॉन्टैक्ट्स इन 72 आवर्स यूज मोर आरटीपीसीआर टेस्ट। तो आपको पता होगा कोविड टेस्ट के लिए दो टेस्ट होते हैं, एक होता है आरटीपीसीआर टेस्ट और एक होता है रैपिड एंटीजन टेस्टिंग। तो जो आरटीपीसीआर टेस्ट होता है, भले उसके रिजल्ट्स लेट आते हैं पर वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है। Positive COVID cases are slipping through the cracks, and a higher positivity rate during RT-PCR test compared to rapid antigen testing, which has a high degree of false negatives, is an alarm bell. और जो रैपिड एंटीजन टेस्टिंग है वो ज़्यादातर रिजल्ट्स गलत भी दिखा देता है। और दिल्ली में केसेस बढ़ रहे हैं और दिल्ली का मॉर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा है और दिल्ली का रिकवरी रेट भी कम है। तो दिल्ली में कुछ सीरियस कंसर्न्स हैं। तो फिर सेंटर ने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर से बात की और फिर उसमें सारी बातें आई हैं। दीज आर द मेन कंसर्न्स फ्लैग्ड बाय द सेंटर टू द दिल्ली गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ हाई लेवल मीटिंग चेयर्ड बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। Among the key recommendations made by the center are trace 15 close contacts of at least 80% of positive cases। जो भी 80% पॉजिटिव केसेस है उनके कम से कम 15 क्लोज कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस किया जाए। एंड टेस्ट एंड आइसोलेट देम विद इन 72 आवर्स। और आरटीपीसीआर टेस्ट ज़्यादा करने हैं। सुपर स्प्रेडर साइट्स को स्पेसिफिकली डिसइंफेक्ट करना है। कंडक्ट एन इंटेंसिव अवेयरनेस ड्राइव ऑन द लाइन्स ऑफ द डेंगी कैंपेन। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। हरियाणा ने एक बिल क्लियर किया है जो कि 75% प्राइवेट जॉब्स होगी वो वहाँ पे हरियाणा लोकलाइट्स को ही मिलेगी। द हरियाणा असेंबली पास डबल थर्सडे टू रिजर्व 75% ऑफ प्राइवेट सेक्टर जॉब्स इन द स्टेट फॉर रेसिडेंट्स ऑफ हरियाणा अमिड ऑब्जेक्शंस फ्रॉम नॉट जस्ट ऑपोजिशन बट ऑल्सो लेजिस्लेटर ऑफ द जेजेपी विच इज अ पार्ट ऑफ द बीजेपी लेड रूलिंग अलायंस। अभी थर्ड न्यूज़ है, पीएम हार्ट सेल्स इंडिया एडवांटेज एज ही इनवाइट्स ग्लोबल इन्वेस्टर्स। तो प्राइम मिनिस्टर वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल में बोल रहे थे तो उन्होंने बोला है कि वॉट एवर इट टेक्स टू मेक इंडिया द इंजन ऑफ ग्लोबल ग्रोथ रिसर्जेंस। तो ग्लोबल ग्रोथ रिसर्जेंस के लिए इंडिया में आप इन्वेस्ट करें, ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। क्योंकि अगर आपको रिटर्न्स विद रिलायबिलिटी चाहिए तो इंडिया ही ऐसा प्लेस है जहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको डिमांड भी चाहिए, डेमोक्रेसी भी चाहिए, तो इंडिया ही ऐसा प्लेस है जहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स को उन्होंने ले और करने की कोशिश की है। अब नेक्स्ट न्यूज़ पे हम चलते हैं। राजनाथ ऑन चाइना टॉक्स ईव फॉर पीस नीड एबिलिटी टू डिटर वॉर। तो इसमें एक तो क्वाड ग्रुप बताया गया। तो क्वाड ग्रुप में कौन कौन से कंट्री? यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। अब यहाँ पर क्या कहना था डिफेंस मिनिस्टर का? इंडिया इज डिटरमाइंड टू प्रोटेक्ट इट्स सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी इन द फेस ऑफ यूनिलेटरलिज्म एंड एग्रेशन नो मैटर व्हाट सेक्रीफाइस। तो ये सब कहाँ रिमार्क्स दिए थे? रिमार्क्स दिए थे 60th एनिवर्सरी ऑफ द नेशनल डिफेंस कॉलेज में। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर है, सिटी चोक्स ब्लैंकेट बैन ऑन फायर क्रैकर्स फ्रॉम नवंबर 7 to 30। तो दिल्ली में बैन लगा दिया गया है फायर क्रैकर्स पे, भले ही वो ग्रीन क्रैकर्स क्यों ना हो। तो दिल्ली गवर्नमेंट थर्सडे इम्पोज अ ब्लैंकेट बैन ऑन फायर क्रैकर्स इंक्लूडिंग दोज ब्रांडेड ग्रीन बिटवीन नवंबर 7 and 30, क्योंकि सिटी में बहुत ही ज़्यादा हजार्डियस एयर क्वालिटी आ गई थी और कोविड-19 इन्फेक्शन भी बढ़ रहे थे। तो कोविड-19 इन्फेक्शन की वजह से लंग्स में तो प्रॉब्लम आ ही जाती है। इन सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक रूलिंग दी थी कि ये जो नॉर्मल फायर क्रैकर्स थे वो तो बैन कर दिए थे, पर ग्रीन क्रैकर्स अलाउ कर दिए गए थे कि इससे लेस पोल्यूशन होगा, कम नॉइज करेंगे। लेकिन हाउएवर द बैन ऑन ट्रेडिशनल क्रैकर्स लीविंग द विंडो ओपन फॉर द ग्रीन क्रैकर्स डिड लिटिल इन प्रिवेंटिंग एयर क्वालिटी। तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा और एयर क्वालिटी में पोल्यूशन ना हो ऐसा बहुत कम ही हुआ। इसलिए अब क्या किया गया है? अब बैन कर दिया गया फुल। इससे पहले कौन से स्टेट्स बैन कर चुके हैं? उड़ीसा और राजस्थान भी बैन कर चुके हैं। बैन सेल ऑफ फायर क्रैकर्स ऑन ट्यूसडे, तो ये लोग भी बैन कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। ये न्यूज़ है, सेंट्रल विस्टा सिविल एग्जाम एंड कंप्लायंस। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन को रिजर्व करते हुए कहा है, जो भी पिटीशंस आए थे कि सेंट्रल विस्टा को रीडेवलपमेंट नहीं हो सकता है, तो 3 जज बेंच ने उस पर रिमार्क दिया है कि वो ये वाला आर्ग्यूमेंट बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि कोई भी न्यू स्ट्रक्चर नहीं बन सकता इन सेंट्रल विस्टा, बट विल एग्जामिन वेदर द रिक्वायर्ड रेगुलेशंस आर कंप्लाइड विद। तो आपको पता होगा एक सेंट्रल विस्टा बना है, नई पार्लियामेंट बन रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम इस डिसीजन को नहीं रोक सकते, क्योंकि कल सॉलिसिटर जनरल ने भी कहा था कि एक पॉलिसी डिसीजन है और इसको गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी ना कि क्या होना और क्या नहीं होना। That no other new structure can be built in Central Vista is a submission we are rejecting outright. The only thing is that there are regulations and we will examine whether they have complied with the regulations or not. अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। यहाँ पर है यूएपीए। तो अब यूएपीए क्या होता है ये हम देख लेते हैं। यूएपीए पास किया गया था 1967 में। इट एम्स एट इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एसोसिएटेड इन इंडिया। अनलॉफुल एक्टिविटी क्या होती है? इट रिफर्स टू एनी एक्शन टेकन बाय एन इंडिविजुअल और एसोसिएशन इंटेंडेड टू डिस्टर्ब द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। ये एक्ट एब्सोल्यूट पावर देता है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय वे ऑफ
which if the center deems an activity as unlawful then it may by way of an official gazette declare it so. इसमें डेथ पेनल्टी का भी प्रोविजन है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का भी है. अंडर यूएपीए इंडियन और फॉरेन नेशनल्स किसी को भी चार्ज किया जा सकता है. It will be applicable to the offenders in the same manner even if crime is committed on a foreign land outside India. Under the UAPA, the investigating agency can file a charge sheet in maximum 180 days after the arrest. तो आपके पास इतना टाइम होता है कि आपसे 180 दिन के बाद तक चार्ज शीट फाइल कर सकते हो. And the duration can be extended further after intimating the court. The 2004 amendment added Terrorist Act to the list of offences to ban organizations for terrorist activities, under which 34 outfits were banned. 2004 तक अनलॉफुल एक्टिविटीज रेफर टू एक्शंस रिलेटेड टू सेसेशन एंड सेसेशन ऑफ टेरिटरी. लेकिन अभी पार्लियामेंट ने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं यूएपी बिल 2019 के तहत. उसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं? टू डेजिग्नेट इंडिविजुअल एज टेररिस्ट, तो अब किसी इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट की तरह डेजिग्नेट कर सकते हैं. द एक्ट एम्पावर्स द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टू ग्रांट अप्रूवल ऑफ सीजर और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी. अगर प्रॉपर्टी को सीज करना हो तो अगर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का डायरेक्टर जनरल अगर वो बोल देगी हाँ सीज कर दो तो सीज हो सकती हैं प्रॉपर्टीज. ठीक है, अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं. तो यहाँ पे जेंडर डाइवर्सिटी का एक एग्जांपल दिखा है कि आईआईटी दिल्ली में जो भी पीएचडी स्टूडेंट्स हैं उसमें हर 3 में से 1 महिला थी. Every third PhD candidate graduating from IIT Delhi this year is a woman, which Director V. Ram Gopal Rao held as an important milestone for gender diversity on the campus. ये बहुत important milestone है हमारे लिए. We all are trying to improve the gender diversity of the campus. उन्होंने बोला अंडर ग्रेजुएट पे तो हमारे में अभी भी उतनी जेंडर डाइवर्सिटी नहीं है, सिर्फ 15 से 16% है. लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट और PhD लेवल में बहुत ज़्यादा, अप्रॉक्स 35% पहुँच गई है इस साल. तो ये अच्छी बात है, जेंडर डाइवर्सिटी हो रही है. अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं. पेज पर तो कोई न्यूज़ नहीं है यहाँ पे. अब इंडिया और चाइना के लेफ्टिनेंट जनरल के लेवल पे, कॉप्स कमांडर के लेवल पे बात होगी कि बॉर्डर इशू को कैसे सॉल्व किया जाए. सीनियर इंडियन एंड चाइनीज मिलिट्री कमांडर्स विल मीट फॉर द 8th टाइम ऑन फ्राइडे टू डिस्कस अ पॉसिबल रेजोल्यूशन ऑफ द स्टैंड ऑफ इन ईस्टर्न लद्दाख. मीटिंग अराउंड 9:30 बजे शुरू होगी और कहाँ पे? चुशल और मोल्डो बॉर्डर. चुशल इंडिया में और मोल्डो चाइना में. अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं. यहाँ पे इंडिया रेजोल्यूशन ऑन काउंटर टेरर अडॉप्टेड बाय यूएन जनरल असेंबली. तो इंडिया का रेजोल्यूशन एक्सेप्ट हो गया. कौन सा रेजोल्यूशन है? मेजर्स टू प्रिवेंट टेररिस्ट फ्रॉम एक्वायरिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. और एक कंसेंसस के थ्रू ही एक्सेप्ट हो गया, इसके लिए वोटिंग की भी जरूरत नहीं पड़ी. अब और क्या क्या? एक India's call for strengthening national measures to address this issue at the General Assembly also predates the adoption of Resolution 1540. अब ये किससे related है? Which obliges all states to refrain from supporting by any means non-state actors from developing, acquiring, manufacturing, possessing, transporting, transferring or using nuclear, chemical or biological weapons and the means of delivery. तो जो 1540 है सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन, ये हर स्टेट को ऑब्लाइज करता है कि वो किसी भी नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट ना करें डेवलप करने के लिए, एक्वायर करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, पजेस करने के लिए, ये ट्रांसपोर्ट और ट्रांसफरिंग करने के लिए कोई भी न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स. अब नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, जैसे उन्होंने देखा कि सेंटर को उन्होंने बोला था कि कोई भी एनी मेजर आइदर टू प्रिवेंट और रेगुलेट द स्प्रेइंग ऑफ डिसइंफेक्टेंट ऑन द ह्यूमन बॉडी अदर देन इशूइंग एडवाइजरी दैट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड. कि उन्होंने सिर्फ सेंटर ने एक एडवाइजरी इशू कर दी कि कोई भी डिसइंफेक्टेंट बॉडी पर ना डाला जाए. तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है to consider and issue necessary directions regarding ban regulation on the usage of disinfection tunnels and exposure of people to artificial ultraviolet rays. तो सिर्फ ऐसे एडवाइसरी इशू करने से नहीं होगा, आप कुछ नेसेसरी डायरेक्शंस भी लो इसके लिए. तो किसी ने पिटीशन फाइल की थी कि ये अल्ट्रावायलेट रेज और डिसइंफेक्टेंट यूज़ हो रहे हैं जिनको नहीं यूज़ होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक रूलिंग दे दी है. अब नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं. टॉप कोर्ट ऑफेंस अंडर SC/ST एक्ट ओनली इफ इंटेंशन टू ह्यूमिलिएट. तो ये जो एक्ट है ना, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2 चीज़ें बोली हैं. नॉट एवरी ऑफेंडिंग रिमार्क अगेंस्ट अ मेंबर ऑफ द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब विल अमाउंट टू एन ऑफेंस unless there is an intention to humiliate for the reason that the victim belongs to such caste. जब तक उस सामने वाले की इंटेंशन नहीं होगी वो एक्चुअली वो इस कास्ट से बिलोंग करता है इसलिए उसे ह्यूमिलेट करना चाह रहा है, तो वो इस एक्ट में नहीं आएगा. और दूसरा, the words must be spoken in any place within the public view and not within 4 walls of a house and in the absence of any member of the public. अगर किसी पब्लिक के सामने कुछ नहीं कहा और किसी 4 वॉल्स के बीच में ये बात हुई है तो भी इसको इस एक्ट के अंदर नहीं माना जाएगा. अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं. तो यहाँ पे 2 हैं, आपको याद रखना, ठीक है. यहाँ ये एडिटोरियल ये सब USA के इलेक्शन से रिलेटेड है, ये भी खास इंपॉर्टेंट नहीं था. कैंसर इन द टाइम ऑफ कोविड,
तो ऑथर का कहना है कि कैंसर पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा चीज़ों से डील करना पड़ रहा है कोविड-19 के टाइम में। हेल्थ फैसिलिटीज सारी इंगेज्ड है और किसी को लगता भी है तो भी वो डॉक्टर के पास नहीं जाता है। तो ever since the outbreak of the COVID-19 pandemic, dealing with cancer has got much harder. Visiting a hospital is fraught with consequences if you have cancer. Not only have treatments been interrupted, operations postponed, but cancer screening programs so vital for picking up cancer early in order to save lives have ground to a halt. Those in clinical trials, which are often the last resort for those with advanced or recurrent cancers, have also found themselves abandoned midstream. जैसे ही कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ तो कैंसर से डील करना बहुत ही टफ हो गया है। हॉस्पिटल में जाओ तो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं अगर आपको कैंसर है, क्योंकि कोमॉर्बिडिटी से बहुत ज़्यादा कोविड-19 में डेथ हो रही है। नॉट ओनली हैव ट्रीटमेंट्स बीन इंटरप्टेड, ट्रीटमेंट्स तो इंटरप्ट हुए ही, ऑपरेशन भी पोस्टपोन हो गए, कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स को रोक दिया गया है। जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, यहाँ तक कि जो लास्ट स्टेज होती हैं, वो लोग भी अपने आप को अबेंडन किया हुआ महसूस कर रहे हैं। The fear generated by the novel coronavirus has been so extreme that even now, when people with cancer or those who are suspected to have cancer are invited back, many are reluctant to go. जिनको ऐसा लग भी रहा था कि उन्हें कैंसर है और अभी उनकी टेस्ट नहीं हुआ था, वो तक नहीं जाना चाह रहे हैं हॉस्पिटल। दिस इज बिकॉज ऑफ द लो इम्यूनिटी। उन्हें लगता है लो इम्यूनिटी, अगर कैंसर हुआ और कोविड-19 भी हो गया तो कोमॉर्बिडिटी से तो और ज़्यादा डेथ हो रही हैं। तो ये ऑथर ने बताया है कि कितनी दिक्कतें हो रही नोवल कोरोना वायरस से। अब हम ये वाला आर्टिकल पढ़ते हैं, जेंडर इक्विटी प्रेस रीसेट। तो ये आर्टिकल इससे रिलेटेड है कि वर्क फ्रॉम होम की वजह से फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ गया है। तो ऑथर ने बोला है लिटरली तो नहीं बढ़ा है। A recent report from LinkedIn suggested that Indian women increased their participation in paid work between April and July because the new normal of work from home allowed them to combine their domestic and employment responsibilities. अब वर्क फ्रॉम होम की वजह से वो अपनी डोमेस्टिक और एम्प्लॉयमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंबाइन कर सकती हैं। ये होपफुल साउंड कर रहा है क्योंकि विमेन की इनेबिलिटी होती थी, वो बाहर जाके काम नहीं कर सकती थी क्योंकि होम और बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों इंटरट्वाइंड थी। Historically, women's labor force participation has increased when the time cost of domestic unpaid केयर वर्क इज रिड्यूस्ड। लेकिन हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन वुमेन का तब बढ़ा है जब डोमेस्टिक अनपेड केयर वर्क रिड्यूस हो गया है और शेयर मोर इक्वली विद मैन और मेड मोर कंपेटेबल विद मार्केट वर्क। तो देखा गया कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन तब बढ़ा है विमेन का, या तो जब मैन भी इक्वली पार्टली डोमेस्टिक वर्क में, या तो फिर मोर कंपेटेबल कर दिया था उसे मार्केट वर्क के साथ, जैसे वर्क फ्रॉम होम। यहाँ पे ऑथर ने बोला है डेस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ टू स्ट्रॉन्ग प्री कंडीशंस फॉर वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन पेड वर्क, पहली फॉलिंग फर्टिलिटी, दूसरी रैपिडली राइजिंग फीमेल एजुकेशन लेवल्स। ये दोनों फैक्टर्स ऐसा बोलते हैं कि फीमेल की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़नी चाहिए क्योंकि इंडिया में भी फर्टिलिटी फॉल ही हो रही है और फीमेल एजुकेशन लेवल भी बढ़ रहा है। लेकिन इंडिया का तब भी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़्यादा लो है और ये डिक्लाइन ही हो रहा है पिछले 15 सालों से। वेदर दिस रिप्रेजेंट्स अ विलिंग ड्रॉपिंग आउट, या तो विमेन ड्रॉप आउट कर रही हैं जानबूझकर, दैट इज वुमेन अनविलिंग टू वर्क डिस्पाइट अपॉर्चुनिटीज, या फिर किसी चीज़ का कॉम्बिनेशन है जैसे कि सूटेबल जॉब्स नहीं है, फ्रैक्चर्ड नेचर ऑफ वर्क स्पेशली इन रूरल एरियाज एंड इनएक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ देयर वर्क। या तो ये 3 कंडीशंस हो सकती है, पर ऑथर का मानना है दूसरी कंडीशंस ऑथर को ज़्यादा सही लगती है। सेवरल सर्वेज हैव डॉक्यूमेंटेड एन अनमेट डिमांड फॉर पेड वर्क बाई वुमेन। वुमेन वांट टू वर्क बट आर हैम्पर्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। औरतें काम करना चाहती लेकिन उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। पहला, उनको वो काम चाहिए वन थिंग कमेंसरेट विद द राइजिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जितनी उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग उनको काम चाहिए। दूसरी, उनको कुछ कंड्यूसिव और इनेबलिंग कंडीशंस चाहिए, जैसे ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, क्लीन टॉयलेट्स होनी चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए। और तीसरा, वो अपने डोमेस्टिक चोर्स भी उसके साथ बैलेंस कर सकें। The experience of the pandemic teaches us that a normalization of work from home without concomitant changes that reduce the burden, मतलब वर्क फ्रॉम होम तो ठीक है लेकिन अगर आप कुछ concomitant changes नहीं करोगे, जैसे कि विमेन का डोमेस्टिक चोर्स का बर्डन कम हो जाए, केयर वर्क का बर्डन कम हो जाए, पेड वर्क अपॉर्चुनिटीज बढ़े, तो ये बहुत अनलाइकली है कि विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा लेबर फोर्स में। As the pandemic forces our economy to hit the reset button, paying attention to job creation with gender equality लेंस इज एसेंशियल फॉर इंडिया टू रियलाइज इट्स ट्रेमेंडस जेंडर डिविडेंड। तो अब हमें वापस इकॉनमी अपनी रीसेट करनी है, तो ये अच्छा होगा कि हम जेंडर डाइवर्सिटी के साथ जॉब्स क्रिएट करें। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये इन फीमेल हंटर बुरियल लेसन इन जेंडर रोल्स। तो कुछ 9000 साल पहले हंटर गैदरर्स ने किसी टीनेजर को बरी किया होगा, तो वो एंडीज माउंटेन्स ऑफ साउथ अमेरिका में हंट करते होंगे। जब रिसर्च ने एनालाइज किया तो वो पता चला वो हंटर एक फीमेल थी जिसकी एज 17 से 19 साल के बीच में हो सकती जब वो मरी थी। तो एक क्वेश्चन आता है, ये वन ऑफ था, मतलब सिर्फ एक ही ऐसा बरियल है, या फिर उस टाइम पे फीमेल हंटर्स बहुत कॉमन होता था फीमेल हंटर होना।
तो अगर ऐसा हुआ तो ये जो हमारा कॉमन बिलीफ है ये तो उसके बहुत ही अगेंस्ट है। जैसे कॉमन बिलीफ क्या है कि जो अर्ली ह्यूमंस थे उसमें मेन थे जो हंट करते थे और एक्चुअली वीमेन गैदर करती थी। जो बरियल रिकॉर्ड्स के एनालिसिस है सिमिलर पीरियड जो अमेरिका में है, तो रिसर्चर्स ने कंक्लूड किया दैट एज मैनी एज 30% टू 50% ऑफ द हंटर इन दीज पॉपुलेशंस वर फीमेल, कि यहाँ पर 30 से 50% जो हंटर गैदर थी वो फीमेल थी। अब इसमें देखा गया था कि एक्चुअली जो 27 इंडिविजुअल्स थे जो कि हंटिंग टूल्स में थे, जिसमें से 16 मेल और 11 फीमेल हैं। तो मतलब इसमें फीमेल का पार्टिसिपेशन तो बहुत ज़्यादा है। तो इससे हम देख सकते हैं कि पहले लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कितना ज़्यादा था फीमेल का। अब ये है न्यूज़ मियाज ऑफ असम। तो ये क्या होते हैं, अब चार चपोरिस क्या होते हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट। चार चपोरिस शिफ्टिंग आइलैंड होते हैं ऑन द ब्रह्मपुत्र। एक फ्लोटिंग आइलैंड होता है, वाइल चपोरिस क्या होता है, लो लाइंग फ्लड प्रोन रिवर बैंक। दे आर यूज इंटरचेंजेबली और विद हाइफन दे कीप चेंजिंग शेप। तो चार चौपारिस ब्रह्मपुत्र में शिफ्टिंग आइलैंड्स होते हैं, फ्लड प्रोन एरियाज होते हैं। अब नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। यहाँ पे नॉर्वे सुप्रीम कोर्ट हेयर्स चैलेंज टू ऑयल ड्रिलिंग इन आर्कटिक। तो नॉर्वेजियन कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर कर रखा है कि उसके हर सिटीजन के पास राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट है। और लेकिन नॉर्वे की इकोनॉमी किस बात पे बिल्ट है कि वो जो ऑयल और गैस इंडस्ट्री है वो हाफ ऑफ द नेशनल एक्सपोर्ट्स को कंट्रीब्यूट करते हैं। जो कंट्रीज को सुप्रीम कोर्ट है इज बीइंग आस्क्ड टू कन्फ्रंट दिस अपरेंट पैराडॉक्स as it hears a challenge by environmental groups seeking to invalidate licenses for new oil exploration in the Arctic on constitutional grounds। अब नॉर्वेजियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि हर सिटीजन के पास हेल्दी इन्वायरमेंट है, पर उनकी इकोनॉमी किस बात पे बिल्ट है, जो वो ऑयल और गैस के एक्सप्लोरेशन करते हैं। तो अब कंट्री के सुप्रीम कोर्ट के पास एक पैराडॉक्स को कन्फ्रंट करने की बात आ गई है। ये है कि इन्वायरमेंटल ग्रुप्स ने उनको बोला है कि ये जो भी न्यू ऑयल एक्सप्लोरेशन है आर्कटिक में जो हो रहा है उनको अब कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स पे स्टे लगा दो उन पे। The case, which began on Wednesday before a judge, तो a procedure reserved for the most significant cases, is the first climate change litigation to be brought under the Constitution's environmental provisions। जो Constitution के environmental provisions आए थे वो 2014 में आए, तो उसके बाद ये पहला केस है। तो इस केस को द केस ऑफ द सेंचुरी भी बोला जा रहा है, क्योंकि इसको इस पैराडॉक्स से डील करना है, कॉन्स्टिट्यूशन या फिर एक्सपोर्ट्स देख लें अपने। ये लिटिगेंट्स कौन कौन है, ग्रीन पीस, नेचर एंड यूथ नॉर्वे हैं। Or say they are also suing on the behalf of future generation, arguing that approving oil exploration violates human rights convention because of its contribution to increased carbon emissions। उनका ये भी कहना है कि ऑयल एक्सप्लोरेशन की वजह से कार्बन एमिशंस बढ़ता है। और मेजर कॉज क्या है क्लाइमेट चेंज का, वही ऑयल और अदर फॉसिल फ्यूल्स का जलना, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड होती है एक जो कि पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है जो एटमॉस्फेयर में जाती है, फिर वो ब्लैंकेट की तरह एक्ट करती है, सन की हीट को ट्रैप करती है और ग्लोबल वार्मिंग को और बढ़ाती है। तो ये इसी से रिलेटेड न्यूज़ थी। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।